हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बेसिकली इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, वैसे तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो एप्लीकेशन है वो जहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटीज़ का एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा वहाँ पे इसका एप्लीकेशन तो होता ही है, बट स्पेशली यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन से मतलब क्या होता है कि आपके पास कई सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ मतलब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। आपको क्या करना है, उसको एक पॉइंट पे लाके, ठीक है, उसका एक रिजल्टेंट निकालना है आपको। ठीक है, जैसे ये एक वेक्टर v1 है, v2 है, v3 है। ठीक है, ये वेक्टर हैं। इन वेक्टर्स को ऐसे स्पेस में आप देख सकते हैं। नाउ यू ब्रिंग देम एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे लाया। ठीक है, तो इनको पॉइंट पे लाया तो इस तरीके से ये v2, ये v1, इस तरीके से v3। ठीक है, कोई भी इस तरीके से क्वांटिटी हो सकती है। जैसे मैं एक बात बोलूँ आपसे, सिंपल सा बात है। जैसे मान लो कि एक ये बॉक्स है। ठीक है, ये किसी टेबल पे ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा समझिए। ठीक है, ये टेबल की लेग्स हैं ऐसे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे रखा हुआ है ये। नाउ इस पे सपोज करो कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है F1। ठीक है, एक फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है F2, एक फोर्स लग रहा है इसको ये F3, एक फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है F4। ओके, नाउ आपको नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करना तो आप क्या करते हो कि ये सारी फोर्सेस को ऐड करना है। तो लेटर से कि ये सेंटर ऑफ मास इसका। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास पे सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि मूव करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास ही मूव करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल ये कोना मूव कर जाएगा और कुछ नहीं मूव करेगा, अल्टीमेटली इसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास को मान लो कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। इस पॉइंट पे अगर इस चीज़ को लेके जाओगे फोर्स को, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा ना, उठा के बस उसको रख देना आपको। ठीक है, जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है उस पॉइंट को ला के सेंटर पर रख देना है। इसी तरीके से इसको रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये F3 हो गया, ये F2 हो गया। इसी तरीके से अगर हम F1 को रखें तो F1 को कुछ इस तरीके से देखोगे आप। ठीक है, F1 जितना बड़ा वेक्टर मतलब उतना उसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, डायरेक्शंस तो वही रहेंगे जो इसमें दिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड के हिसाब से वेक्टर बड़ा या छोटा हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम F4 की बात करें तो F4 कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, F4 फाइन। अब इसका आप सम निकाल सकते हैं कैसे, वेक्टर एडिशन मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज़ अप्लाई करने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, क्योंकि इसमें पोजीशन वेक्टर इसकी भी बात आएगी आगे, तो अभी से ध्यान दीजिए। ओके फाइन। तो सपोज करिए कि आपके पास ये एक सिचुएशन है। ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं इसमें, यू हैव ए चार्ज Q1 एंड आपके पास चार्ज Q2, Q3, Q4, Q5, इस तरीके से Qn चार्जेस हैं। ठीक है, आपको पता है कि सारे चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर। मतलब Q1 के साथ ये सारे चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे होंगे, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn सारे इंटरेक्ट कर रहे होंगे। इसी तरीके से Q2 के साथ भी ये सारे चार्जेस Q3, Q4, Q5, Q1, Qn ये सारे इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि अट्रैक्शन होगा दो चार्जेस के बीच में जब उनके चार्जेस अपोजिट हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। रिपल्सन होगा जब उसमें से दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। फाइन, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब कि जो Q2 और Q1 के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। ठीक है, आइदर दे आर अट्रैक्टिंग और रिपल्सिंग। ठीक है, जैसा भी फोर्स होगा, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम Q1 पे सारे फोर्सेस निकालने जा रहे हैं। Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4, Q5, इस तरह Q1 की वजह से। तो Q2 की वजह से जो Q1 पे फोर्स होगा उसको हम लिखते हैं F1 2 की वजह से 1 पे फोर्स। फाइन, 2 की वजह से 1 पे फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आएगा F1 2। इसी तरीके से F1 3, इसी तरीके से F1 4, इसी तरीके से F1 5, इसी तरीके से एक जनरल टर्म F1n। ओके, ये सारे फोर्सेस हैं, इन पे आप कह सकते हैं वेक्टर डिनोमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो F12 जो होगा, आपको पता है कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होता है, कूलॉम्स लॉ लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q1 एंड Q2 इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में अभी निकालना है F12 अपान इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस
डिस्टेंस क्या होगा, बेसिकली हम इसको लिखते हैं R1 2, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये R12 एक वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। R12 का मतलब क्या होता है, R12 इसका मतलब हो गया कि अगर हम इस वेक्टर की बात करें तो ये R12 है, लेकिन वैसे पोजीशन वेक्टर की बात करें तो R1 - R2, ठीक है, इस तरीके से है। मतलब आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जैसे ये ओरिजिन है, ठीक है, XYZ कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये x, ये y, ये z, तो ये R1 है, ये R2 है, तो ये जो वेक्टर बनेगा R12, बेसिकली R1 - R2, ठीक है, ये वेक्टर बनेगा। यही वेक्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये नहीं बताया है कि R1 और R2 Q1 और Q2 के पोजीशन वेक्टर हैं, ठीक है। हमने सिंपल Q1 और Q2 के बीच में जो वेक्टर है उसको डायरेक्ट दिखा दिया R12, ठीक है, R12 वेक्टर, ओके फाइन। इसका मॉड लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको डिस्टेंस से मतलब है, और ये क्या होता है, स्क्वायर। बट क्योंकि आपका जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमको यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ तो होना चाहिए जो डायरेक्शन बताए, तो डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, R12 जो वेक्टर है इसी का हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे कैप लगाते हैं, और वो क्या होता है, जो वेक्टर होता है ना गाइस, वेक्टर को ही उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। ये आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर इस पूरे का मॉड लेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन अगर इसके मॉड हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा, इसकी एक डायरेक्शन हो जाएगी। फाइन, ओके फाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात किया F, यहाँ पे लिख लेते हैं ठीक से, ओके। F12 मतलब दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, ये है मॉड ऑफ R12 का होल क्यूब R12 वेक्टर। फाइन, यही हुआ ना यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, R12 स्क्वायर है, एक R12 और आएगा मॉड, ये क्यूब हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा R12 वेक्टर, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये फोर्स मिल जाएगा। अब सेम पैटर्न पे अगर आप जाएं आगे, ठीक है, तो F13 दैट इज फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3, ओके। बेसिकली ये 1 है Q1, इस पर जो भी फोर्स लग रहा है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, सारे फोर्सेस को ऐड कर रहे हो एक पॉइंट पे, ओके। तो F13 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13, ओके, R13 का होल क्यूब R13 वेक्टर। इसी तरीके से अगर आप सारे फोर्सेस की बात करें, R1n बिकॉज ऑफ nth चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज 1, ठीक है, F1n इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपान R1n मॉड होल क्यूब इंटू R1n। फाइन, ठीक है। नाउ अगर हम सारे वेक्टर्स को जोड़ दें, मान लो कि F नेट होता है एक फोर्स, ठीक है, इस पॉइंट पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं इनका एक समेशन फाइनल किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, कहीं भी जाएगा, ठीक है। एक डायरेक्शन होगा नेट फोर्स का, ठीक है। जैसे आपने ब्लॉक पे इतने सारे फोर्सेस लगा दिए, इधर इधर इधर, ठीक है, इस तरीके से फोर्स लगा दिया, अल्टीमेटली ब्लॉक कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन मूव करेगा। सपोज करो इस डायरेक्शन मूव करता है, इसका मतलब कि नेट फोर्स कहाँ है, इस डायरेक्शन में। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, जो नेट फोर्स होगा कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में होगा। हो सकता है कि नेट फोर्स 0 हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, Fn जो होगा नेट वो हो जाएगा F12 प्लस F13, दिस इज फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, दिस इज फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3। इसी तरीके से F1n फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ n, ठीक है, ये सारे फोर्स ऐड हो जाएंगे। तो आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा एंड Q1 भी कॉमन हो जा रहा है, ठीक है, Q1 भी कॉमन हो जा रहा। तो आपके पास क्या बचता है, Q2 अपान
R12 ओके स्क्वायर क्यूब सॉरी, ठीक है, और R12 वेक्टर प्लस Q3 अपॉन R13 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R13। इस तरीके से आप ऐड करते जाएंगे QN R1N अपॉन R1N वेक्टर होल क्यूब, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। इससे आप बोल सकते हैं कि जो आपका एफ नेट होगा वो ये होगा। फाइन। सो दिस इज हाउ वेक्टर एडिशन होता है गाइस। अब इसमें अगर आपको देखो, अगर आपको R1 R2 R3 ये सब दिया हो, सपोज करिए कि आपको दिया है कि ये जो इस यहाँ पे आ जाते हैं, लेट अस से कि ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है जहाँ पे आपको पता है कि ये 0 0 है। तो लेट अस है कि यहाँ पे Q2 Q3 Q4 Q5 जैसा कि मैंने वहाँ दिखाया था ना QN ये है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये वेक्टर दिया है R1 ओके सॉरी R2, ठीक है। ये मान लो कि 1 है Q1, इसके रिस्पेक्ट में वेक्टर दिया है ये R1 ओके। इसी तरीके से ये वेक्टर है RN, ये वेक्टर है R3, ठीक है। ये वेक्टर हो गया R4, इस तरीके से दिया है। तो आपको पता है कि R12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा R2 ये R1 माइनस R2, ठीक है, ये वाला। इसी तरीके से 14 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 15 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। N1 हो जाएगा ये, ठीक है, 1N ये हो जाएगा। तो आप सारे वेक्टर्स ऐसे निकाल सकते हैं। तो आपको सपोज करिए R1 दिया है दैट इज इक्वल टू XI प्लस YJ, ठीक है, X1I प्लस Y1J। R2 दिया है X2I प्लस Y2J, ठीक है। R3 दिया है X3I प्लस Y3J। फाइन। अब इस तरीके से दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल R1 माइनस R2 करना है, आपको वेक्टर निकल आएगा X1 माइनस X2I प्लस Y2 माइनस Y1J। ये वेक्टर आपका हो जाएगा R12, ठीक है, R12। फाइन। आई जे आपको पता है आई एक्स डायरेक्शन में होता है, जे वाई डायरेक्शन में, एन के जेड डायरेक्शन में। इसी तरीके से आपका ये भी हो सकता है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ना हो कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में हो, ठीक है। तो ये सारे आप सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट था और मुझे लगा कि ज़रूरी है जानना। सो आई थिंक ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप पक्का आप अपने क्वेश्चंस जो है ना कमेंट्स में डाल दीजिए एंड आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, ओके, बाय।